नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने 41 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लाइनमैन का एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसके हमने पहले 150-120 क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। तो आज अपना जो सेकेंड डे रहेगा जिसके अंदर हमने 41 से 80 क्वेश्चन हल करेंगे। तो सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अपना जो ऐप पर काम चल रहा है, ऐप बनकर तैयार हो चुकी है और जल्दी हम टेस्ट सीरीज को लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला आपको क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन ये दे रखा है कि जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर जो नो लोड करंट होगी वो फुल लोड करंट का कितना प्रतिशत होता है। 5 से 8% होगा, 4 से 7 होगा, या 1 से 5 होगा, या 1 से 3% होगा। तो आपको नो लोड करंट बताना है। तो यहाँ इसका जो आंसर जो होता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये 2 से 5% होती है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको 2 से 5 नहीं दिया तो फिर आप लोग 1 से 5 ही क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखे है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक दिष्ट धारा जनित्र में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। मतलब आपको ये बताना है कि जो डीसी जनरेटर जो होगा उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसकी प्रकृति कैसे होती है, उसका नेचर कैसा होगा। तो केमिकल होगा, डायनामिक होगा, थर्मल होगा, या मैग्नेटिक होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डायनामिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि डीसी जनरेटर होगा वो घूमेगा तभी काम क्या करेगा, ईएमएफ का निर्माण करेगा। तो इसमें चालक जो होगा वो घूर्णनशील होता है, इस वजह से वो उसको गतिज प्रेरित ईएमएफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। आपको पूछा गया है कि जो इंसुलेशन जो होता है, इंसुलेशन और कम्यूटेटर के अंदर जो होगा वो यूज़ किसका करेंगे। आपने देखा होगा इस तरीके से वी आकृति के खंड बने होते हैं और इन खंडों के बीच में काम क्या करते हैं, अपने इंसुलेटिंग मटेरियल एक यूज़ करते हैं और इसकी परत की जो मोटाई होगी वो लगभग 0.5 से 1 mm के बीच में रखी जाती है। तो वही आपको बताना है कि ये कौन सा होगा, यहाँ पर किस का इंसुलेशन यूज़ करेंगे। तो आप अब्रक का यूज़ करोगे, इंसुलेशन टेप का यूज़ करोगे, एस्बेस्टोस करोगे, या वार्निश का यूज़ करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अब्रक का यूज़ करेंगे, अब्रक यूज करेंगे। और अब्रक जो होगा वो कॉपर से हार्ड होता है। इसके अलावा इसकी मोटाई जो होगी वो 0.5 से 1 mm के बीच में रखी जाती है। और कम्यूटेटर के खंड जो होंगे वो हॉट कॉपर का बना होगा। तो इस क्वेश्चन का अपना ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो डीसी जनरेटर होगा उसमें स्लिप रिंग की संख्या किस बात पर डिपेंड करेगी। यहाँ स्लिप रिंग की जगह आप लोग स्प्लिट रिंग कर सकते हो, और स्प्लिट रिंग का मतलब जो होगा वो कम्यूटेटर के खंड होगा। तो मेनली आपसे जो स्प्लिट रिंग पूछा गया, स्लिप रिंग नहीं पूछा गया, क्योंकि स्लिप रिंग जो होगा वो वाइंडिंग के प्रकार पर डिपेंड करता है कि स्टार में है, डेल्टा में है, फील्ड वाइंडिंग के साथ जोड़ रहे हो, किसके साथ जोड़ रहे हो। और जनरेटर के साथ आप लोग नॉर्मली जो यूज़ करोगे वो स्प्लिट रिंग होगा, मतलब कम्यूटेटर के खंड यूज़ करेंगे। तो कम्यूटेटर खंड को सोच करके आप लोग इसका आंसर देंगे। तो कुंडलियों की संख्या पर करेगा, धारा पर करेगा, या कुंडली में जो टर्न्स होंगे उस बात पर डिपेंड करेगा, इन सब पर करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो अपने राइट आंसर जो होगा वो कुंडलियों की संख्या पर करेगा। जितनी कुंडलियां होगी उतने ही क्या होंगे, कम्यूटेटर के सेगमेंट होंगे। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एक सेकंड रुकिए, इसको मेरे ऊपर वाला क्वेश्चन देखने दीजिए। इंसुलेशन ऑफ कम्यूटेटर इज ऑफ। दिक् परिवर्तक का विद्युत रोधन क्या होगा। तो यहाँ ये बिल्कुल सही था कम्यूटेटर के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिए, सेम दे दिया आपको शायद ये कि इंसुलेशन बिटवीन द टू सेगमेंट ऑफ कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर जो होगा उसके दो खंडों के बीच में किस चीज़ का इंसुलेशन यूज़ करेंगे। तो ये अभी आपको बताया था, इसका अब्रक सही राइट आंसर होगा, सबको पता होगा इस चीज़ के बारे में। दोनों क्वेश्चनों के बार दोबारा देखते हैं। अगला दे रखा है, पहला दे रखा है कि इंसुलेशन ऑफ कम्यूटेटर इज ऑफ। तो यहाँ अगर 4 ऑप्शन भी देखें तो कम्यूटेटर का इंसुलेशन माइका का ही होगा, तो यहाँ भी दोनों का माइका ही रहेगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको ये बताना है कि द रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मोटर इज स्टार्टिंग एज जनरली। प्रारंभ के समय डीसी मोटर का प्रतिरोध क्या होगा। बहुत हाई होगा, कुछ ओम होगा, 200 ओम के बीच में होगा, या 250 से लेकर के 300 ओम के बीच में होगा। तो आपकी जो मेन जो बात है वो स्टार्टिंग के समय आपसे पूछा गया, तो स्टार्टिंग के टाइम आपको बताना है।
तो शुरुआत के अंदर आपको पता है कि इसका प्रतिरोध बहुत कम होगा क्योंकि इसमें कोई बैक ईएमएफ नहीं बनता और इसी के कारण आर्मेचर वाइंडिंग चल सकती है और इसी कारण आप लोग स्टार्टर का यूज़ करोगे। तो आपका राइट आंसर होगा कुछ हो। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आर्मेचर धारा जो होती है उसका फार्मूला आपको बताना है कि आर्मेचर धारा का फार्मूला क्या होगा यहाँ पर। तो V प्लस EB बटा आर ए होगा या V माइनस EB बटा में आर ए होगा या EB बटा में आर ए होगा या V बटा में आर ए होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आर्मेचर धारा का जो फार्मूला जो होगा वो सप्लाई वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ बटा में आर ए होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ज़्यादा जो वोल्टेज होती है वो सप्लाई वोल्टेज होगी और इसकी जो वोल्टेज समीकरण जो होगी वो इस तरीके से बनेगी। किसी भी डीसी मशीन के लिए यहाँ शंट सीरीज नहीं दिया है तो आप लोग केवल आर्मेचर का ही ड्रॉप काउंट करेंगे। अब आपको आर्मेचर की चाहिए तो यहाँ पर तो आप पहले इसको इधर लेकर के जाएंगे तो ये माइनस आएगा तो V माइनस EB आएगा और यहाँ IA RA बचेगा। तो I तो आपको निकालना है लेकिन RA जो होगा वो डिवाइडेशन में चला जाएगा। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, B रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि द चेंज ऑफ कॉपर लॉस इन डीसी मोटर। तो दिष्टकारी मोटर में कॉपर हानियों में परिवर्तन होता है, यानी कि कॉपर लॉस आपको बताना है किस वजह से चेंज होंगे। वोल्टेज की वजह से चेंज होंगे, स्पीड की वजह से चेंज होंगे, लोड की वजह से चेंज होंगे या गति और वोल्टेज दोनों की वजह से चेंज होंगे। तो कॉपर लॉस बताना है आपको कि किस वजह से चेंज होंगे। क्लास को सभी स्टूडेंट जो है वो लाइक और शेयर दोनों करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह लोड होगा, क्योंकि कॉपर लॉस होगा वो I स्क्वायर क्या होगा, R होगा। इसका मतलब अगर लोड चेंज होगा तो आपका कॉपर लॉस भी चेंज होगा। अगला क्वेश्चन है कि आप जो डीसी मोटर जो होती है, कोई भी मोटर होगी, उसमें स्टैंपिंग जो होता है, स्टैंपिंग जो वाला भाग आपको बताना है कौन सा होगा। सिलिकॉन स्टील होगा, कार्बन स्टील होगा, हाई कार्बन स्टील होगा या कास्ट आयरन होगा। स्टैंपिंग किसको किया जाता है। यहाँ स्टैंपिंग छपाई है तो आप लोग बाहर ही निकाल दीजिए, यहाँ से आपका मतलब समझ में नहीं आएगा। तो स्टैंपिंग वाला आपको पार्ट बताना, तो ये सिलिकॉन स्टील होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपको दिया गया है कि मोटर को शुरू करने के में स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गति को घटाने के लिए, गति को बढ़ाने के लिए, आर्मेचर स्टार्टिंग धारा को घटाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने अभी बताया था कि स्टार्टर का यूज़ करेंगे हमने और आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो आप लोग बताइए क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो स्टार्टिंग जो करंट होगी आर्मेचर के अंदर उसको कम करेंगे, क्योंकि शुरुआत में बैक ईएमएफ क्या होगा, 0 होगा और सप्लाई का विरोध करने वाला ऐसा कोई भी घटक नहीं होगा, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है कि जो सील टाइप फ्यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज फ्लिक्स, यानी कि जो फ्यूज आप लोग लगाओगे वो कहाँ लगाओगे। एनर्जी मीटर के बाद में लगाओगे, एनर्जी मीटर से पहले लगाओगे, कहीं भी लगा सकते हो, या मेन स्विच के बाद में लगाओगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो स्विच जो होता है अपना, फ्यूज जो होता है वो जो लगाया जाता है वो एनर्जी मीटर के बाद में लगेगा और मेन स्विच के पहले लगेगा। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो एनर्जी मीटर के बाद में होगा और मेन स्विच के बाद ही, अगर ये पहले दिया होता तो आपका ये भी आंसर सही होता। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की जो घोषित वोल्टेज है, यानी कि निम्न वोल्टेज है, उसमें कितने प्रतिशत का चेंजिंग अलाउ है। तो कितने प्रतिशत की कोई भी कंपनी जो होगी, कोई भी जो बिजली अपने को दे रहा है वो चेंजिंग कर सकता है। और ये मैं आपको बता दूं, ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो होगा ये नियम नंबर 54 है, यानी कि 54 नंबर रूल के अंदर ये बात लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5। देखो अगर पेपर के अंदर 5 और 6 दोनों साथ आएंगे तो आप लोग 6% को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ये पहले 5 था, अब 6 कर दिया गया है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन साथ में हो तो आप लोग 6 करेंगे, और बेसिकली अगर 5 दे रखा तो फिर 5 ही करना पड़ेगा। अगला दे रखे कि विच मेटल यूज वायरिंग इन कॉमन यूज्ड, यानी कि कौन सी धातु वायरिंग सामान्यतः प्रयुक्त होती है। विच मेटल वायरिंग इज कॉमनली यूज, मतलब वायरिंग के अंदर आप लोग नॉर्मली किस चीज़ का यूज़ करोगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। मतलब वायरिंग के अंदर जो तारे वगैरह यूज़ करोगे वो किसकी बनी होगी, लेड की बनी होगी, चांदी की बनी होगी, जिंक की बनी होगी या तांबा की बनी होगी। वायरिंग के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, वायरिंग और अर्थिंग के काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर बताऊँ तो विच मेटल वायरिंग इज़ कॉमनली यूज, तो यहाँ कॉपर का आप लोग नॉर्मली यूज़ करेंगे। और जोड़ों के अंदर अगर आपको दे कभी भी क्वेश्चन तो कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि फर्श के प्रकाश के स्रोत की न्यूनतम ऊंचाई क्या होना चाहिए। मतलब आपके घरों के अंदर अगर आप लोग लैंप होल्डर लगा रहे हो, कोई लैंप लगा रहे हो, तो उसकी भूमि से हाइट जो होगी वो कम से कम कितनी होनी चाहिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग। 2.25 मीटर होनी चाहिए, 2 मीटर होनी चाहिए, 1.75 होनी चाहिए, 1.5 मीटर होनी चाहिए। तो ये आपको बताना है। इसके साथ साथ मैं पंखे की भी बता देता हूँ। देखो अगर पंखे की पूछे तो 2.75 करके आओगे, और अगर आपको फर्श से पूछ रहा है तो 2.25 करोगे। मुख्य स्विच बोर्ड की पूछेगा तो आप लोग 1.5 करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की पूछेगा तो आप लोग 2 करेंगे। अगर आपको स्विच या सॉकेट की पूछे तो 1.3 मीटर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको पूछे कि जो एनर्जी मीटर होगा उसकी भी 1.3 करेंगे। तो यहाँ से मैंने आपको सारी बातें बता दी, एक बार दोबारा देख लीजिए। प्रकाश स्रोत देगा, लाइटिंग देगा तो आपको 2.25 करना है। अगर आपको फैन देगा तो ये करना है। मेन स्विच बोर्ड, ठीक है, मेन स्विच बोर्ड पूछे तो ये करना है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अगर आपसे पूछे तो 2 मीटर करोगे। इसके अलावा 1.3 मीटर आपको जो अपना स्विच हो गया, सॉकेट हो गया, और इसके अलावा जो अपना एनर्जी मीटर हो गया उसकी मिनिमम हाइट है, और ये लगभग 4 फुट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो भू संपर्कन इलेक्ट्रोड की लंबाई इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो आप लोग यूज़ करोगे उसकी लेंथ कितने से कम नहीं होनी चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं, ये पाइप इलेक्ट्रोड के बारे में पूछ रहा है, या पाइप अर्थिंग जो होती है उसी के बारे में ये क्वेश्चन दिया गया आपको। तो यहाँ इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर बताऊं तो आपका जो होगा भू संपर्क इलेक्ट्रोड की लंबाई ये 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और इसकी भूमि में जो इसका जो ऊपरी सिरा होगा और भूमि के बीच की दूरी होगी वो भी 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगला है कि जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो होगा उसको मापने के लिए स्पाइक इलेक्ट्रोडों की संख्या कितनी होती है। कि आपको काम क्या करना है, अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो आपको कितने इलेक्ट्रोडों की आवश्यकता पड़ेगी। 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, या 4 चाहिए। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना 3 इलेक्ट्रोड होंगे, एक का नाम ई होगा, दूसरे का नाम पी होगा, तीसरे का नाम सी होगा। तो इन दोनों के बीच में 12.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए, और इन दोनों के बीच में 12.5, और इन दोनों के बीच में 25 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज टू मेजर, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होगा, मापक परिणामित्र होगा, उसको मापने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे, या उसका यूज़ किस चीज़ को मापने के लिए करेंगे। वोल्टेज को करोगे, करंट को करोगे, दोनों को करोगे, या पावर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बताऊं तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होगा, सिटी और पिट्टी को कहा जाता है, और इसका यूज़ वोल्टेज और करंट दोनों को मेजर करने के लिए करेंगे। सिटी का जो यूज होगा वो वोल्टेज करंट के लिए करेंगे, और उस पिट्टी का वोल्टेज के लिए करेंगे। इसके अलावा ये धारा वोल्टेज को मेजर करने के साथ साथ उनकी रेंज बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन अर्थिंग से देखो, अच्छा क्वेश्चन दिया गया कि आपको ये बताना है कि जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो होगा, द साइज ऑफ प्लेट ऑफ फॉर अर्थिंग इलेक्ट्रोड, यानी कि प्लेट अर्थिंग का साइज़ आपको बताना है कितना होगा। देखो यहाँ उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, मोटाई नहीं दे रखी। मोटाई में अगर आपको बताऊँ तो अगर प्लेट अर्थिंग है कॉपर की तो 3.15 mm होनी चाहिए, और अगर ये अपने पास है GI की तो ये 3.30 mm 6.30 mm होनी चाहिए, लगभग दुगनी होती है इसकी। तो आपको प्लेट का साइज़ बताना है। तो इसका जो साइज होगा वो 60 × 60 सेंटीमीटर में होगा, जबकि ये जो मोटाई अगर आपसे पूछे तो ये mm के अंदर होगी। तो ये बात एक नोट करने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए,
आपको दे रखा है कि जो प्लेट अर्थिंग जो कि वो कहाँ यूज़ की जाती है, बिल्डिंग में, भवन में करोगे, जनरेटिंग स्टेशन में करोगे, विद्युत उपकरणों में करोगे या कंप्यूटर सर्किटों में करोगे। तो प्लेट अर्थिंग के बारे में आपको बताना है कि प्लेट अर्थिंग कहाँ प्रेफर की जाती है, कहाँ यूज़ की जाती है। तो प्लेट अर्थिंग का यूज़ बिल्डिंग में करेंगे तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। इसके अलावा पाइप अर्थिंग का जनरेटिंग स्टेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन हो गया, वहाँ ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा उसके अंदर जो ईंधन का यूज़ करेंगे वो ईंधन का काम कौन करेगा। तो यूरेनियम करेगा, हीलियम करेगा, जर्मेनियम करेगा या प्लेटिनम करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। तो यूरेनियम, पोलेनियम इनका यूज़ करेंगे तो यूरेनियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। वह उपकरण जो अल्टरनेटर को चलाता है, कि अल्टरनेटर को चलाने वाले उपकरण को क्या कहेंगे। मोटर कहोगे, जनित्र कहोगे, मुख्य चालक कहोगे या पंखा कहोगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या रहेगा। देखो, जनरेटर को चलाने के लिए जो यांत्रिक ऊर्जा देता है वो देता है प्राइम मूवर, और प्राइम मूवर का काम या तो मोटरें करेगी या टरबाइन करती है। अगला देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, कि 1 kg यूरेनियम जो होगा उसकी द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होगी और एक के कितने kg कितने क्विंटल कोयले के जो दहन से ऊर्जा प्राप्त होगी वो लगभग बराबर होगी। देखो, इसका मेरे को पूरा कन्फर्म आइडिया तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर चेक जरूर करेंगे। मेरे को लगता है कि 2000 क्विंटल हो सकता है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा ऐसा शायद, तो लेकिन कंफर्म नहीं हूँ। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर चेक करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है। कि अगर तांबा जो होगा उसकी कंडक्टिविटी अगर 100% मान लिया जाए तो एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी जो होगी वो कितनी प्रतिशत होती है। तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो एल्यूमिनियम की जो कंडक्टिविटी होगी वो कॉपर की तुलना में 60% होगी। और अगर एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको 60% नहीं देता तो 60% को अगर मैं 100 से डिवाइडेशन करूँगा तो ये 0.6 मिलेगा। तो एग्ज़ाम के अंदर आपको 0.6 भी मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जो ट्रांसमिशन लाइनेज होती है उसमें जो वायर यूज़ किया जाता है वो वायर नॉर्मली कौन सा होगा। ACSR होगा, कॉपर वायर होगा, लोहे का वायर होगा या एल्यूमिनियम का वायर होगा। तो ट्रांसमिशन लाइनें जो आपने बड़े बड़े पोल देखे होंगे उनके अंदर जो तारें प्रयोग की जाती है वो आपको बताना है। और यहाँ जो यूज़ करेंगे वो ACSR वायर होगा, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि वेरिएशन अलाउड इन फ्रिक्वेंसी, यानी कि भारत की जो घोषित 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है उसमें कोई भी कंपनी जो होगी वो कितना चेंज कर सकती है, तो वो आपको बताना है। और ये नियम नंबर 55 है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का। 1.5% होगा, 2 होगा या 3% होगा। तो ये 3% रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और प्लस माइनस रहेगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला है कि प्रकृति में जो मैग्नेट पाया जाता है, चुंबक पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो लोड स्टोन कहा जाता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहेंगे, डाया मैग्नेट कहेंगे या परमानेंट मैग्नेट कहेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो प्रकृति के अंदर जो मैग्नेट होता है उसको लोड स्टोन कहा जाता है, यानी कि चुंबक पत्थर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। वे पदार्थ जिनकी धारणशीलता ज़्यादा होती है उनका यूज़ किस में करेंगे। स्थायी चुंबक में करेंगे, छड़ चुंबक बनाओगे, विद्युत चुंबक बनाओगे या अनुचुंबक बनाओगे। तो देखो, धारणशीलता जिसकी ज़्यादा होगी उसकी रिटेंटिविटी
मतलब धारणशीलता ज़्यादा होगी, उसकी निग्राहिता ज़्यादा होगी, उसका प्रतिष्ठम ज़्यादा होगा। और ऐसी जो चीज़ें जो होती है वो पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, लोहा तांबा, लोहा हो गया अपना, एल्यूमिनियम हो गया, एल्कोमैक्स हो गया, तो ये जितने भी आती है स्थायी चुंबक बनाने का काम करती है। अगला आपको बताना है कि 3 फेज जो होगी उसका फार्मूला कौन सा होगा। √3 EP/IP साइन फाई होगा, √3 BP/IP कोस फाई होगा, √3 EL/IL कोस फाई होगा, या 3 VL/IL कोस फाई होगा। तो 3 फेज के अंदर आपको बताना है पावर का फार्मूला क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपका राइट आंसर ये होगा। इसके अलावा अगर आपको फेज वोल्टेज देता है तो 3 VP/IP कोस फाई करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 3 फेज की जो सप्लाईज होती है उसमें आपको ये बताना है जो रिएक्टिव पावर्स होती है उसका फार्मूला क्या होगा। रिएक्टिव पावर का फार्मूला आपको बताना है, यहाँ से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो रिएक्टिव पावर के अंदर आपको पता होना चाहिए √3 VL साइन फाई होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कि स्टार में धारा किसके बराबर होगी। फेज धारा की होगी, लाइन धारा के बराबर होगी, या दोनों के बराबर होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टार कनेक्शन आप लोग बना दीजिए यहाँ इस तरीके से। यहाँ जो करंट होगी वो लाइन करंट होगी, और यहाँ जो करंट होगी वो फेज करंट होगी। तो आपको पता है कि स्टार कनेक्शन के अंदर IL बराबर क्या होगा, IP होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर होगी। तो आप लोग क्या करेंगे, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपका पावर फैक्टर 1 आ रहा है तो वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी। तो दोनों समान पाठ्यांक देंगे तब एक जो पावर फैक्टर 1 आएगा, या एक ज़्यादा पाठ्यांक देगा, या एक कम रीड करेगा, या एक 0 पाठ्यांक देगा, तब इसकी रीडिंग जो होगी वो एक पावर फैक्टर 1 होगा। तो पावर फैक्टर आपको बताना है कि एक कब कंडीशन में होगा। तो एक कब होगा, जब कलांतर 0 डिग्री होगा। और कलांतर 0 डिग्री कब होगा, जब W1 और W2 क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि दोनों का पाठ्यांक क्या होगा, सेम होगा। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि 0.5 से कम शक्ति गुणांक होने पर वाटमीटर की रीडिंग क्या होगी। यानी कि अगर पावर फैक्टर जो आपका दे रहे हैं, ठीक है, वो 0.5 से कम आ रहे हैं, तो उसमें ये पावर फैक्टर को जब ये होगा तो उस समय जो अपने वाटमीटर लगे होंगे उनकी रीडिंग क्या होगी। दोनों सेम होंगे, एक उल्टी दिशा में देगा, अलग अलग पाठ्यांक रीड करेंगे, या एक शून्य पाठ्यांक देगा। तो यहाँ उल्टी दिशा में जब एक पाठ्यांक देगा तो उस समय ये पावर फैक्टर जो होगा वो 0.5 से कम आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब 3 फेज जो कनेक्शन जो स्टार कनेक्शन होगा उसमें उदासीन तार में धारा क्या होगी, जब लोड क्या होगा, संतुलित होगा। यानी कि जब बैलेंस लोड होगा उस कंडीशन के अंदर आपको बताना है कि इसके अंदर जो तार के अंदर जो करंट होगी इस तरीके से। तो यहाँ ये जो अगर मैं बात करूँ, ये जो वायर जो होगा यहाँ इसके अंदर जो आपको बताना है कि करंट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कब, जब तीनों फेजों पर लोड जो होगा वो बैलेंस होगा, मतलब बराबर मात्रा में होगा। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि इस समय क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि तीनों फेजों पर अगर बैलेंस लोड होगा तो इस समय कलेक्टर जो अपना जो न्यूट्रल करंट जो होगी उसमें 0 करंट होगी। अगला क्वेश्चन है कि जो अल्टरनेटर होगा वो कौन सी सप्लाई उत्पन्न करेगा, AC करेगा, DC करेगा, या दोनों करेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो अल्टरनेटर है तो वो AC सप्लाई देगा, अगर जनरेटर देगा तो DC देगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिर ये दोबारा दे दिया इन लोगों ने कि लेंथ ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड नॉट बी लेस देन। अर्थिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई किससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको ऊपर बताया भी था, ये 2.5 मीटर इससे राइट आंसर होगा। अगला देखिए, आपको ये बताना है कि अर्थ टेस्टर जो होगा वो किस प्रकार की क्या चीज़ है। अर्थ टेस्टर आपको बताना है एम्पीयर मीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा, या पोस्ट ऑफिस बॉक्स होगा, या ओम मीटर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
चाहे आपका अर्थ टेस्ट हो चाहे मैग्नेटोमीटर हो, दोनों एक प्रकार के ओमीटर है क्योंकि दोनों ही रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो घरेलू वायरिंग होगी उसमें अर्थ वायर का जो साइज होगा वो किससे कम नहीं होना चाहिए, नॉर्मली कितना होता है। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट करके रखेंगे। 8 HWG होगा, 10 होगा, 14 होगा या 18 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 14 HWG स्टैंडर्ड वायर गेज होना चाहिए। और या इसका जो मान अगर पूछे एरिया के अंदर तो 2.9 mm स्क्वायर इसका न्यूनतम एरिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करने का सूत्र कौन सा है, कि अगर अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हीट में चेंज करेंगे तो उसका हीट का फार्मूला क्या होगा। IRT VIR होगा या I²RT होगा या V²RT होगा। तो I²R इसका राइट आंसर होगा और इसके साथ आएगा जूल। अगर क्वेश्चन के अंदर कैलोरी दे रखा तो आप लोग 0.24 I²RT क्या करेंगे, कैलोरी करेंगे, क्योंकि जूल में जो कैलोरी होगी वो 0.24 होगा। तो आज के हमने 2 क्वेश्चन और करेंगे। लेड एसिड बैटरी जो होती है उसमें नॉर्मली कौन सा दोष होगा, कॉमन फॉल्ट आपको बताना है, कॉमन डिफॉल्ट आपको डिफेक्ट बताना है। सल्फेशन होगा, बकलिंग होगा, सेंडिमेशन होगा या सारे ही हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए और क्लास को सभी लाइक करके जाएंगे, शेयर करके जाएंगे। बहुत ही जल्द ऐप आने वाली है और इसके अंदर देखो प्राइस जो रखा जाएगा बहुत ही मिनिमम रखा जाएगा। टेस्ट सीरीज़ का आपको बता दिया जाएगा जब भी लॉन्च करेंगे, लेकिन तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट करके रखें। ऐप के बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली। अगला है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी होगी उसको कन्वर्ट करने का काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी चीज़ करेगी। मोटर करेगी, जनरेटर करेगी, बैटरी करेगी या सेल करेगा। तो ये आपको पता है जनरेटर करेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का। इसके अलावा उल्टा पूछ लेता तो मोटर होता, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पूछेगा तो बैटरी या सेल होगा। तो ये आज की क्लास थी। क्लास को सभी लाइक करके जाएंगे, शेयर करके जाएंगे और ठीक है थम्स अप करके जाएंगे सभी स्टूडेंट। क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर, और जो मैंने आपको बताया वो आपके लिए बहुत ही जल्द करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से आपको करवाएंगे हमने। तो ये आज की क्लास थी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे कल।